नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपके एनटीएससी की तैयारी की जो हमने कसम खाई है, हमने मतलब मैनेज ब्रेन्स ने और आपके यहाँ पे सोशल साइंस, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के टीचर्स ने, हम ये मानते हैं कि अगर हम अच्छे से हार्डवर्क करेंगे और आप हमारे साथ रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, फोकस होकर अपने एंड गोल पे ध्यान देंगे, तो हम सब जरूर होंगे कामयाब एक दिन। और हमारी कामयाबी सिर्फ आपसे जुड़ी है। जब आप एनटीएससी में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे और सेकंड लेवल को क्वालिफाई करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। हम हमेशा उसी के लिए ही हमेशा प्रे करते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को हमेशा अच्छे अच्छे स्कोर्स मिले, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट लर्न करें और जीवन में बहुत आगे बढ़ें। चलिए, तो हम जो आज की हमारा सेशन है जहां पे हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, वो फोकस करेगा हमारे एनटीएससी मैथ्स पार्ट पे, जहां पे हम करेंगे अलजेब्रा के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके पहले भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते आए हैं। इसी चैप्टर के हमने 2 या 3 सेशन आपको डिलीवर किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ये एक नया सेशन है जहां पे हम कुछ और नीचे जाएंगे। मतलब बेसिकली इसके पहले हमने 2019-20 के क्वेश्चन देखे थे। इस सेशन में हम 18-19 पे फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर नीचे के ईयर्स की ओर फोकस करेंगे। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस का बैंक बन जाता है, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो सारे चैप्टर्स हैं, इन सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में आते हैं। हमारे पास, हमारे राज्य में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हर एक अलग अलग पेपर बनता है, तो क्वेश्चन हमारे बहुत सारे बढ़ जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए हम खास फोकस करते हैं एनटीएससी के टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज का हमारा सेशन फोकस करेगा 2018-19 के क्वेश्चंस पे और हम शुरू करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आंध्र प्रदेश राज्य में क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दी है आपको, क्या नाम है उसका, k+3x² -5 - kx +1 = 0 हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डिस्टिंक्ट रूट के बारे में, जो रूट्स के बारे में जब आपको बताया जाता है, खासकर ये वाली क्वालिटी, डिस्टिंक्ट है कि रियल है कि इमेजिनरी है, वो वाली क्वालिटी बताई जाती है। कक्षा 10वीं में कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है चैप्टर 4 में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वहां से आता है ये कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको डी की वैल्यू निकालना सिखाया जाता है और डी की अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से आप फिर अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। ठीक है, अब चलिए, डी की अगर डिस्टिंक्ट रूट है तो मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। सर, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो उसे आप कहते हैं इक्वल रूट्स वाला केस, और डी की वैल्यू <0 मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना। ये आपको एक फटाफट मैंने क्विक रिवीजन करवा दिया। चलिए, अच्छा, डी की वैल्यू निकालते कैसे, तो भाई डी होता है √b² -4ac की मदद से निकाला जाता है। कितना, सॉरी, डी की निकालती b² - 4ac के रूप में। फिर इसको आप जब इक्वेशन में रूप पुट करते हैं तो आपको मिलते हैं आपके 2 रूट्स। ठीक है, चलिए, डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। यहां पे पहले हम a b c की वैल्यू पता कर ले, तो a की वैल्यू होगी k+3, b की वैल्यू जो कि होता है हमारे x का कोएफिशिएंट तो हो जाएगा -5 - के, आप चाहे तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, k-5। c की वैल्यू हो जाएगी 1, जैसा कि यहां पे गिवन है। चलिए, अब d होता है b² - 4ac, तो यहां पे b² मतलब k-5 का होल स्क्वायर। एनीवे, अगर आप इसको ऐसे रखते तब भी आप स्क्वायर करते तो भाई माइनस का वो पॉजिटिव हो ही जाता, बात बराबर ही पड़ती। -4 × a की वैल्यू है यहां पे k+3 और c की वैल्यू है यहां पे 1, तो ये हो गया b² - 4ac। इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऊपर वाली कंडीशन पे आएंगे। चलिए, k-5 का होल स्क्वायर मतलब k² +25, दैट इज a² + b² -2ab, तो -2ab, तो -2 × 5 × k, और यहां आपको मिलेगा -4 × k करोगे तो -4k, और -4 × 3 करोगे तो -12, × 1 है तो वो तो हम नहीं लिखेंगे, तो भी एक ही बात होगी। चलिए, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो k², 25 में से 12 माइनस करना है तो आपको मिलेगा 13, है ना, और यहां पे -10k और -4k हो जाएगा। अब ये हो जाएगा k² -14k -13। अब यहां पे अगर आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी हो, कि देखो सवाल में पूछा है वैल्यू ऑफ k,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर जिसे जोड़ घटाने पे 14 आए और मल्टीप्लाई करने पे -13 आए, क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन, तो सर के स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाएगा 13 के माइनस के माइनस 13, ये होना चाहिए। क्या यहां पे आपको ये ठीक दिख रहा है, सॉरी ये होगा +13 क्योंकि 25 पॉजिटिव है, तो ये +13 हो जाएगा। -13 माइनस के ऐड करोगे तो -14, मल्टीप्लाई करोगे तो +13, तो मतलब हमने सही सॉल्व किया है। यहां पे आप लेंगे k कॉमन तो आपको मिलेगा k -13, यहां पे लेंगे -1 कॉमन तो आपको मिलेगा k -13। आपके दो फैक्टर्स k -13 और k -1। चलिए, लेकिन ये तो तब जब आपने अभी दो फैक्टर्स निकाले, आपने d की आपने मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाली। आपको सवाल के हिसाब से क्या चाहिए, सवाल के हिसाब से आपको चाहिए d की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली k -13 और k -1, ये जो दो इक्वेशन है आपके पास, इसमें k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो 0 से ज्यादा हो जाए, वरना तो k की बाकी सारी वैल्यूज हमारे लिए वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि भाई वो फिर जो भी आंसर देंगी वो 0 से 0 हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि आपने यहां पे रखा k की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 2 -13 और ये 2 -1, तो 2 -13 मतलब कितना हो जाएगा -11, और ये हो जाएगा इंटू 1, तो ये -11 आया जो कि 0 से बड़ा नहीं है। तो k की कोई भी वैल्यू हम नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ चुनिंदा वैल्यू ही हम रख पाएंगे। अब आप सोचिए k की वैल्यू क्या रख सकते हम, ठीक है, जैसे हमने 2 रखा, पॉसिबल केस नहीं बन पाया। एक बात ध्यान दो, अगर मैंने k की वैल्यू रख दी 13, ठीक है, तो क्या होगा सर, 13 -13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 -1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12। 0 × 12 करने पे आपका जवाब आएगा = 0, पर आपको 0 से ज्यादा चाहिए, 0 से ऊपर निकलना है। तो यहां पे भी k की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 13 से ऊपर ले जानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 13 से ऊपर ले जानी पड़ेगी। तो जैसे ही k की वैल्यू 13 से ऊपर जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारे यहां पे दोनों आंसर्स में, दोनों वैल्यूज में ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जो कि दोनों पॉजिटिव होंगी। भाई ये 13 से ऊपर मतलब 14 होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी ऑब्वियस सी बात है, -1 करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो भी 0 से बड़ा ही आएगा। तो k की वैल्यू 13 से ज्यादा, हमारे ये एक आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हट गया और ऑप्शन डी हट गया। अच्छा, बी क्यों हट गया, क्योंकि 13 रखने पे एग्जैक्टली 0 आ रहा है, हमें एग्जैक्टली 0 नहीं चाहिए, 0 से ज्यादा चाहिए, इसलिए 13 से बड़ा। दूसरा पक्ष, अब हम यहां पर रखते हैं k की वैल्यू 1। चलिए, एक हमें रिजल्ट क्या मिल गया, भाई k की वैल्यू है 13 से ज्यादा। अगर आपने k की वैल्यू एग्जैक्टली 1 रखी, आपको मिलेगा 1 -13 और यहां पे मिलेगा 1 -1, ठीक है, और ये हो जाएगा -12 × 0। अब ये देखो 0 है 1 रखने पे, जैसे ही आप 1 से छोटा जाएंगे ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिला के हो जाएंगे पॉजिटिव। तो इसलिए k की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं, 1 से छोटी रखी जाएगी, क्योंकि अगर आपने 1 से बड़ी रखी तो फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमारे लिए एक जेन्युइन केस नहीं बनेगा जिसमें आंसर 0 से बड़ा नहीं आएगा। हालांकि यदि k की वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है, जैसा कि ऑप्शन सी में दिया है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो, यहां तक आपने जो प्रोसेस किया वो मैथमेटिकल था, जैसा प्रोसेस होता है। इसके आगे का जो हमने ये यहां पे एस्टिमेट लगाया वैल्यूज का, वो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है, ठीक है। पहले आपने 13 और 1 को ट्राई किया, भाई उन दोनों पे देखा क्या आंसर्स आ रहे हैं। जैसे आपने 13 ट्राई किया तो 0 आ जा रहा है और एक पॉजिटिव आ जा रहा है। आपने जैसे ही 13 से एक वैल्यू ऊपर किया, दोनों पॉजिटिव 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 मल्टीप्लाई करने पे 0 से ज्यादा आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे केस में जहां पे आपने लिया 1 से छोटा, तो दोनों हो जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करने पे भी आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो यहां पे सॉल्व करने पे बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, उसको आपने यहां पे मार्क किया है। एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं, देखिए उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी। मतलब यहां पे ये पहला प्रश्न होता है हमारा यहां पे समाप्त। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। और प्रश्न क्रमांक 2, इन एन एग्जामिनेशन मिनिमम ऑफ मार्क्स इज टू बी स्कोर्ड इन ईच 6 सब्जेक्ट्स टू पास। ठीक है,
किसी भी एग्जाम में यदि आपको पास करना है तो आपको हर 6 सब्जेक्ट में, मतलब पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। अब पूछ रहा है आपसे, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट फेल, एक स्टूडेंट कितने तरीके से फेल हो सकता है। अब यहां पे ध्यान दो, हर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट में, तो यहां पे सब्जेक्ट 1 लिख देता हूं। क्या पॉसिबल चांसेस है सर? एक चांस है कि या तो वो व्यक्ति पास हो जाएगा या तो वो व्यक्ति फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स, कितने चांसेस हैं? 2। ठीक है, ऐसे ही सब्जेक्ट 2 में क्या होगा सर? सब्जेक्ट 2 में भी सेम है, या तो पास या तो फेल। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या वो फेल माना जाएगा? यस सर। और यदि उसे पास होना है तो कितने सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा? सर सारे के सारे सब्जेक्ट में पास होगा तभी उसे पास माना जाएगा। तो 6 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और सब्जेक्ट 6। ठीक है, अब क्या जब आप रिजल्ट लेने जाएंगे तो ये सारे सब्जेक्ट काउंट होंगे? यस सर। मतलब इसके दोनों रिजल्ट्स पॉसिबल है ना? इसके भी दोनों रिजल्ट पॉसिबल है, इसके भी दोनों पॉसिबल, इसके भी दोनों पॉसिबल, इसके भी दोनों पॉसिबल और इसके भी दोनों पॉसिबल। तो इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स के कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं सर? या तो पास या तो फेल। तो अगर आप टोटल काउंट करें कि भाई 6 सब्जेक्ट में कितने तरह के चांसेस हो सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो पास या तो फेल। और कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो 2 की पावर 6। बेसिकली आपके पास इन 6 सब्जेक्ट में पास या फेल होने के 64 तरीके आ जाएंगे। कैसे भाई? पहले में पास हो गया, बाकी सब में फेल हो गया, दूसरे में पास हो गया, बाकी सब में फेल हो गया, कोई 2 में पास हुआ, 3 4 में फेल हो गया, कोई 3 में पास, 3 में फेल। तो इस तरीके जब आप अरेंज करने का प्रयास करेंगे तो भाई 2 आपके रिजल्ट्स थे, 6 सब्जेक्ट थे, तो 2 की पावर 6 आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं। इसमें से केवल एक ही ऐसा पॉसिबल ऑप्शन है जिसमें आप सब में पास होंगे। पास 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 पास, अर्थात आप जब सब में पास होंगे तब आप फेल नहीं होंगे। तो इन 64 में से वो एक तरीका जहां पे आप सब में पास हो रहे हैं वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि एग्जाम में आपने फेल वाला पूछा है। ठीक है, 64 थे टोटल, इसमें से एक केस ऐसा होगा जिसमें आप सब में पास होंगे, वो हो जाएगा माइनस। तो आपके पास बचेंगे 63 ऐसे केसेस जहां पे व्यक्ति फेल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो इसमें किसी एक में फेल हो, 2 में फेल हो, 3 में फेल हो, 4 में फेल हो, 5 में फेल हो, 6 में फेल हो। ठीक है, अब भाई 4 में भी फेल तो कौन से 4 में फेल, उसकी अलग कहानी बनेगी। 3 में फेल तो कौन से 3 में फेल, पहले दूसरे तीसरे में फेल की, पहले दूसरे चौथे में की, पहले दूसरे पांचवें में। इस तरीके से आपके पास जो 64 केस आएंगे उसमें एक केस ऐसा होगा जिसमें आप सब में पास होंगे, वो हमने किया माइनस, और एक ऐसा होगा जिसमें आप सब में होंगे फेल पर आप वो फेल ही माने जाएंगे, तो वो माइनस नहीं होगा। तो आपका जवाब यहां पे क्या हो जाता है? 63 हो जाना चाहिए आपका यहां पे उत्तर। एक बार कंप्यूटर जी से और वेरीफाई कर लेते हैं, उनका जवाब भी आया 63। तो यह होता है हमारे लिए हर बार आगे बढ़ने का सिग्नल। प्रश्न क्रमांक 3, इफ जीसीडी ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टर्म है, और ये ऐसा है जो हमें बचपन से पता है ये क्या होता है, पर हम इसे किसी और नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपने किसी ने बोला कि भाई मास्टर ब्लास्टर, तो हो सकता है काफी लोग उन्हें सचिन के नाम से न जानते हो लेकिन मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हो। हालांकि चीज सेम ही है, दोनों में बात हम किसकी कर रहे हैं भाई? सचिन की ही कर रहे हैं, सचिन पाजी की कर रहे हैं, पर लेकिन नाम अलग है लेकिन काम वही है। क्या भैया? बढ़िया से बैटिंग करना। ठीक उसी तरीके से जीसीडी बेसिकली एक और नाम है बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का, जिसे आप कहते हैं HCF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही बात है। तो आपको दिया हुआ भाई HCF है 8, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया है, प्रोडक्ट दिया है आपको कितना? प्रोडक्ट दिया है 384। आपने बताना है एलसीएम क्या होगा। कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको यहां देखने को मिलता है उसका एप्लीकेशन है, जो कहता है कि भाई HCF और LCM का जब आप गुणा करेंगे
तो उनका गुणा करने पे आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होगा। मतलब दो नंबर जिन्हें आप गुणा कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो उत्तर आएगा वो उन्हीं नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आएगा, मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। यहां पे एचसीएफ आपको दिया हुआ है 8, एलसीएम आपने निकालना है, x लिख दिया आपने एलसीएम को, और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 384 जैसा कि आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है। चलिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेगा, ये तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 384 को 8 से डिवाइड किया जाएगा, 8 4 जा हो जाएगा 32, आपके पास बचेगा 6 रिमाइंडर, 6 4 हो जाएगा 64, तो 8 8 जा 64 हो जाएगा यहां पे, ठीक है। आपका आंसर होना चाहिए 48, जो कि यहां पे ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है साफ साफ, तो इसको हम अपने जवाब के रूप में आसानी से मार्क कर सकते हैं। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, लेकिन हम अकेले नहीं डिसाइड करते हैं, हमेशा हमारे बुजुर्ग कंप्यूटर जी की राय जरूर लेते हैं। उनका जवाब आया ऑप्शन डी 48, तो मतलब हम सवाल को सही सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अ पर्सन एक व्यक्ति कैन रो अ बोट एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो ये इस व्यक्ति की स्पीड है किसमें? स्टिल वाटर में, ठीक है, मतलब जब पानी में कोई भी हलचल नहीं हो रही है। अब यहां पे ध्यान दो, आगे क्या बोल रहा है? ही टेक्स 2.5 hours टू रो फ्रॉम ए टू बी एंड बैक। उन्हें 2 घंटे और आधा घंटा, मतलब कितने, 2.5 घंटे लगते हैं क्या करने में? ए से बी जाकर वापस आने में। यदि ए से लेकर बी तक की दूरी है 12 किलोमीटर, तो आपका डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है सर 12 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड आपकी यहां पे हो जाएगी दो तरह की। किस तरीके की दो भैया? सर एक डाउन स्ट्रीम और एक अपस्ट्रीम। अब देखो यहां पे जो स्पीड दी है वो केवल स्टिल वाटर में दी है, तो इसको आप कई बार एक्स भी मानते हैं। तो स्पीड इन लिख रहा हूं मैं यहां पे स्टिल वाटर, मतलब जब पानी में कोई हलचल नहीं है, कितनी है यहां पे? 10 किलोमीटर प्रति आवर। हालांकि जब आप पानी में उतरेंगे तो भाई स्पीड ऑफ वाटर भी होगी, जैसा कि यहां पे दिया गया है। आपको पता करना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी, ये बताइए। तो स्ट्रीम की स्पीड को आप मान सकते हैं y या x भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी। अब a से b जाना है आपने और वापस आना है। अब एक बार जाएंगे और एक बार वापस आएंगे, तो मतलब पक्का एक साइड होगा डाउन स्ट्रीम, अब वो जा रहे हैं आ रहे हैं वो तो बात की बात है, दूसरी साइड होगा अपस्ट्रीम, ये तो पक्का है। कहां डाउन कहां अप उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, एक डाउन एक अप है, हमें उससे काफी संतुष्टि मिल जाती है। चलिए डाउन में क्या हो जाएगा? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो 10 + x हो जाएगा, ठीक है। और अप में क्या होगा सर? अप में आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, बिकॉज पानी आपके विरुद्ध चल रहा है, आपको उल्टा धकेलेगा पानी यहां पे, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगी माइनस, ठीक है। अब अगर आप देखें डिस्टेंस दोनों जगह ही 12-12 है, ठीक है। टाइम दोनों जगह को मिला के, तो पहले इस जगह का टाइम देख लेते, तो भाई ये हो गई स्पीड, ये हो गया डिस्टेंस। टाइम हो जाएगा हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 12/10 + x, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा 12/10 - x। इन दोनों को मिला के, इन दोनों समय को मिला के कुल मिला के कितना टाइम लग रहा है? तो सर कुल मिला के व्यक्ति को लग रहा है कितने घंटे? 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे। तो पहले एक बार आप डाउन स्ट्रीम गए, तो आप यहां पे 12/10 + x डाउन स्ट्रीम गए, फिर एक बार अपस्ट्रीम गए और जोड़ जाड़ के आपको लगे 2.5 घंटे, जिसे आप 2.5 या 5/2 भी लिख सकते हैं। चलिए अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। पहले आपने दोनों जगह से लिया 12 कॉमन, तो यहां हो जाएगा 1/10 + x प्लस यहां हो जाएगा 1/10 - x, ठीक है। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर। अब यहां पे है 5/2, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। चलिए अब आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, आपने लिया एलसीएम, ऊपर मिला आपको 10 - x प्लस 10 + x, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप क्या करते हैं? बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे नीचे हो जाएगा 10 प्लस एक्स दैट इज ए, और ये हो जाएगा दोनों का यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरफ आपको मिलेगा 5/2। चलिए अब यहाँ पे ये 12 एज इट इज, इस तरफ आप देखें 10 10 हो जाएगा 20 और x x हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की जगह मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर दैट इज 100 माइनस बी स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। ये 5 और 20, अब भाई दोनों न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लीकेशन में है तो कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 1 जा और ये हो जाएगा 5 4 जा, तो आपने इसलिए उनको कैंसिल कर दिया। 12 4 जा हो जाएगा, 12 चौके कितना हो जाएगा 48, 12 4 जा 48, तो 48 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां हो जाएगा 2, बिकॉज नीचे वो डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे सर, अब तो सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करनी है, 14 इंटू 2 करेंगे आएगा 96 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि हम गलत नहीं है तो जी सर। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा इस तरफ, माइनस से बन जाएगा पॉजिटिव, और 100 माइनस हो जाएगा 96। अब 100 में से 96 घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 4 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 के बराबर, एक्स हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति आवर। 2 घंटे की आपकी स्पीड होगी पानी की, जिसकी मदद से या जिसके विरुद्ध आप अपनी तैराकी करेंगे। तो एक जगह आपकी स्पीड हो जाएगी 10 और 2 12, 1 घंटे में आपका काम हो गया। दूसरी जगह 10 माइनस 2 मतलब हो जाएगा 8, तो वहां पे आपको 1.5 घंटा लगेगा, और कुल मिला के हो जाएगा 2.5 घंटे के बराबर, जैसा कि सवाल में दिया है। तो यहां पे ऑप्शन सी हो रहा है हमारा जवाब। एक बार हम कंप्यूटर जी से और वेरीफाई कर लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी। तो पूरा हमारा क्वेश्चन चला कैसे, देखो आमतौर पे जब ऐसे सवाल आते हैं तो पानी की स्पीड और आपकी स्पीड दोनों ही नहीं पता होती, एक्स और वाई लिया जाता है, तब हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको एक स्पीड दी थी, दूसरी निकालनी थी, और क्या क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया था, टाइम दिया था, तो आपको सब जोड़ जाड़ के अपना आंसर बताना था। तो यहां पे आप कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा यहां पे कि रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। चलिए ये तो बहुत आसान सा है, अगर होता है ये केवल एक 1 पावर वाला तो हम आसानी से x की वैल्यू निकाल के पुट करके रिमाइंडर थ्योरम से आंसर बता देते, पर यहां पे थोड़ी सी कठिनाई है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, जो आपने सीखा है कक्षा 10वीं में और 9वीं में भी थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले होगा यहां पे माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि हमेशा आपको सिखाया जाता है कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर अरेंज करना है। तो माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इस फ्लो में ये पूरा अरेंज होगा। ठीक है, यस सर। इस तरफ भी शुरू कहां से होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्योंकि x के आगे कुछ भी नहीं तो उसे क्या माना जाएगा, पॉजिटिव ही माना जाएगा हमेशा। अब लॉन्ग डिवीजन का रूल देखो, वैसे तो इतने सारे टर्म्स को डिवाइड करना है, पर क्योंकि मुझे इतने सारे टर्म से डर लगता है, इसलिए मैं पता है क्या करता हूं, एक एक करके डिवाइड करता हूं। कहां पे, साइड में, रफ वर्क में। सबसे पहले इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को डिवाइड कर लेते हैं। आपको मिलेगा माइनस एक्स क्यूब, नीचे है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, केवल एक एक्स बचेगा। तो आपके क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स, सॉरी केवल एक्स, तो यहां पे आपने लिखा एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करने पे आपको मिलेगा माइनस एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स करने पे आपको मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 इंटू एक्स करने पे आपको मिलेगा माइनस एक्स। सिंपल। लेकिन यहां पे क्या होता है, हर एक का साइन हो जाएगा चेंज, ये प्लस, ये माइनस और ये भी प्लस। अब साइन चेंज हो गया, आपने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो जो सेम है, जो कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे आ जाएगा 0, इधर पे प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, यहां हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 5। अब आप क्या करेंगे सर, लॉन्ग डिवीजन वैसे ही जैसे एक बार लाइन खिंच जाती है
तो फ्रेश डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे 2x² को हम रफ वर्क में डिवाइड करेंगे -x² से, आपको जवाब मिलेगा -2। x² कैंसल, माइनस साइन जाएगा 2 के साथ तो -2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का अगला पार्ट होगा x -2। चलिए अब यहां पे x इंटू -2 हो जाएगा, यहां पे +2x² माइनस x, और यहां पे जाएगा तो -2x, क्योंकि -2 इंटू x होगा, और लास्ट में -1 इंटू -2 करने पे आपको मिलेगा +2, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड नहीं, तो +2। अब क्या होगा, फिर से सारे साइन चेंज, प्लस का हो जाएगा यहां पे माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। 2x² कैंसिल 0, -2x + 2x कैंसिल 0, 5 में से 2 गए तो +3 बचेगा। तो फाइनली आपका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3। लॉन्ग डिवीजन करके आपका आंसर आया रिमाइंडर कितना, b की वैल्यू 3। और पॉसिबल ऑप्शंस क्या है, अगर आप उसको फैक्टराइज करके आंसर निकाल के वैल्यू पुट कर पाए तो अगर आपको जवाब मिल जाता है तो वो भी आपका आंसर हो सकता है, या फिर इसको आप फैक्टराइज कर पाए और फिर जो कॉमन फैक्टर्स उन्हें कैंसिल कर पाए तो भी आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं, उनका जवाब क्या आ रहा है। उनका जवाब भी आ रहा है B3। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहे हैं आपसे कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3xa² प्लस bx प्लस 2bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर इन रेशियो ऑफ 2:3। रूट्स का सवाल है, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। कहां पढ़ा है आपने ये, तो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेशियो, तो भैया ये आपने पढ़ा है कक्षा 10वीं में, जहां आप रूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इनके बारे में क्या कनेक्शन दिया सर, एक तो दिया है कि इनका रेशियो है 2:3। ठीक है, चलिए, और दूसरी बात ये बोली है जो कि हमें पता होती, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि भाई साहब अल्फा और बीटा का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा वुड ऑलवेज बी इक्वल टू कितना सर, -b/a। यहां पे -b मतलब यहां पे हो जाएगा -2b अपॉन a, जो कि यहां पे हो जाएगा 3a के बराबर। भाई आपको कैसे पता सर, जो a होता है बेसिकली वो यहां पे होता है x² का कोएफिशिएंट, तो 3a हो जाएगा यहां पे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और दूसरा आपको क्या पता होता है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना, तो भाई अल्फा इंटू बीटा करने पे, अल्फा इंटू बीटा करने पे आता है c/a, तो c और यहां पे a की वैल्यू पूरा का पूरा 3a। अब ध्यान देना, यहां पे आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, इन ऑप्शंस को यदि आप ध्यान से देखें तो मल्टीप्लीकेशन वाला चीज यहां पे थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, आपको b और c चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए नहीं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू उठाइए, दूसरे में डालिए और सवाल का जवाब निकालिए। जैसे यहां पे अल्फा हो जाएगा कितना सर, हो जाएगा 2/3 बीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा अल्फा, 2/3 बीटा। तो यहां से आपको मिलेगा 2/3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2b/3a। एक जानकारी आपको ये मिल रही है, ठीक है, 2/3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2b/3a। यहां से आपको मिलेगा भाई, अगर आप रिप्लेस करेंगे तो 2/3 बीटा इनटू बीटा, फिलहाल के लिए हम इतना रिप्लेस कर देते हैं, आगे देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है, इज इक्वल टू c/3a। ठीक है, चलिए यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 3 बीटा, ये क्या हो गया, आपने लिया एलसीएम होल डिवाइड बाय 3, है ना, और इधर पे हो जाएगा -2b/3a। अब क्योंकि दोनों जगह पे डिनोमिनेटर में 3 और 3 है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। यहां से आपको मिलेगा 5 बीटा इज इक्वल टू -2b/a, और या फिर आप अगर लिखना चाहें तो बीटा इक्वल्स टू -2b/5a। अब देखते हैं हमें कितना काम आता है। यहां पे आपके पास है 2/3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू c/3a। यहां पे आप चाहें तो 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज वो मल्टीप्लीकेशन में है। अब यहां से हम उठा के लाएंगे b की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, और वहां पे रिप्लेस कर देंगे, स्क्वायर है उस बात का ध्यान रखना। तो 2 इंटू आपके पास है -2b/5a का स्क्वायर इज इक्वल टू c/a,
और ऐसा करते समय देखिए आपके पास बी भी है, ए भी है, सी भी है, सारी वैल्यूज अभी तक इंटैक्ट है। ये हो जाएगा 2 इंटू 4b² अपॉन 25a। क्या हो गया? अगर मैं आपको यहां पे लिख के दिखाऊं तो अब हमें मिल जाएगा कितनी जानकारी, वहां से मिलेगा 2 इंटू 4b² अपॉन 25 है। भाई देखो मल्टीप्लीकेशन में है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे 25a² इज इक्वल टू c बाई ए। अब यहां पे ये a और स्क्वायर का a कैंसिल, तो एक a बचेगा। स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, आपने एक कैंसिल कर दिया तो अभी भी एक बचेगा। 4 2 जा हो जाएगा 8b² इज इक्वल टू 25ac। ऐसा कुछ रिजल्ट हमें मिल रहा है और ये हमारे पास बिल्कुल है ऑप्शन में, ऑप्शन डी के रूप में, जो कह रहा है कि भैया 8b² इज इक्वल टू 25ac, हमारा ऑप्शन डी। देखो यहां पे सबसे बड़ा हिंट क्या था कि ए बी सी तीनों रहने चाहिए, तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना है कि ए बी सी तीनों आपस में आके मिल जाए। वो तभी हो सकता है जब आप यहां से बीटा और यहां से भी बीटा की वैल्यू प्राप्त करके दोनों को मर्ज कर दे। तो मर्ज करके आपका जवाब फाइनली कितना है, 8b² इक्वल टू 25ac आपका यहां पे जवाब आया। एक बार हम कंप्यूटर जी से और वेरीफाई कर लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है। उनका जवाब भी है ऑप्शन डी, मतलब हरा रंग। हम बढ़ जाएंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, A takes 6 days less than time taken by B to finish a piece of work। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सर इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि B को लग रहे हैं x डेज, यदि B को लग रहे हैं x डेज, तो A को सीधे सीधे 6 दिन कम लगेंगे, मतलब x माइनस 6 डेज में वो काम कर देगा। ठीक है, अब दोनों मिला के काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो भाई यहां पे अब अगर आप देखें टाइम टेकन बाय बी कितना होगा, तो टाइम टेकन बाय बी हो जाएगा x डेज। ठीक है, ऐसे ही टाइम टेकन बाय ए लिखना चाहेंगे यदि हम, तो वो हो जाएगा x माइनस 6 डेज। और टुगेदर मिला के कितना हो जाएगा सर, टुगेदर मिला के हो जाएगा 4 डेज। अब यहां पे सब अलग अलग पैमाने पे चल रहे हैं, x डेज, x माइनस 6 डेज, 4 डेज, तो पता ही नहीं है स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट क्या है। ऐसे केस में जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जाता है, जहां पे सब कुछ एक दूसरे के बराबर आ जाए ताकि इक्वेशन सॉल्व करने में आसान हो जाए, वो होता है 1 डेज वर्क कैलकुलेशन, कि भाई एक दिन के काम के हिसाब से मेजर कर लो, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। अब भाई बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। सर ये कैसे? भाई x दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा सर, x। समान लो अगर आपने 2 दिन में पूरा काम कर दिया तो आपने एक दिन में कितना काम किया होगा सर, आधा। अगर आपने 4 दिन में पूरा काम किया तो एक दिन में कितना काम किया होगा सर, 1/4। ठीक वैसे ही आप x दिन में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/x। साथ में b भी काम, a और b दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो a का काम और b का काम मिला के आपको देगा टुगेदर, मतलब मिला के काम कर रहे हैं, तो मिला के हो जाएगा कितना सर, 4 दिन का काम है तो एक दिन में 1/4। तो b का एक दिन का काम, a का एक दिन का काम, और मिला के मिल रहा है आपको दोनों का मिला के 4 दिन में जो काम हो रहा है उसका एक दिन का काम, तो 1/4। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 6 प्लस x होगा, होल यहां पे हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 1/4। अब आपको इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू प्राप्त करनी है बस। तो ऊपर से आएगा 2x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 6x इक्वल टू 1/4। आगे क्या करेंगे आप सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 4 इंटू 2x माइनस 6 जब आप करेंगे आपको मिलेगा यहां पे, और 4 इंटू 2x माइनस 6 इस तरफ मिलेगा x² माइनस 6x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 6 4 24 इक्वल टू x² माइनस 6x। बिकॉज यहां तो इंटू 1 था, तो इंटू 1 करने पे सेम ही रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा आप हेरा फेरी करेंगे तो भाई जो जहां है उसके पास जाएगा, x² माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24। फाइनल इक्वेशन x² माइनस 14x, 8 और 6 14 प्लस 24। तो आपको अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 24।
24 का टेबल देखिए, 24 के फैक्टर्स देखिए, 1 और 24 नहीं हो पाएगा। 2 और 12, यस सर, ऐड करेंगे तो 14 आएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 और 2 14, मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव 24 ही आएगा। मतलब सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं इनको तोड़ने के, मिल्टन स्प्लिटिंग करने के, वो करेक्ट हो रहे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड साइंस भी। ठीक है, चलिए, तो पहले वाले से x माइनस 2 कॉमन, x कॉमन तो आपको मिलेगा x माइनस 12। दूसरे वाले से माइनस 2 कॉमन तो आपको मिलेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब भाई x माइनस 12 हो जाएगा एक फैक्टर, दूसरा हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मतलब b के काम करने की या तो हो सकती है 12 या तो फिर 2। ठीक है, अब यदि 12, क्योंकि भैया 12 कैसे सर, दोनों 0 के बराबर हैं, तो दोनों में से किसी को भी इक्वेट करोगे जवाब आपका शून्य आ सकता है। तो इसको भी इक्वेट किया, इसको भी इक्वेट किया, पहले वाले को इक्वेट किया तो x की वैल्यू आई 12 या फिर आई 2। अब यहां पे 2 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यदि सर अगर वो 2 दिन में कर लेता तो फिर 4 दिन में दोनों मिला के कैसे करते, तो 2 दिन वाला यहां पे कॉन्सेप्ट लॉजिकली एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए 12 दिन यहां पे सही होगा कि भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दिन हो जाएगी, जो कि है आपका ऑप्शन बी। तो भाई यहां पे 12 दिन है किसके टाइम, बी का टाइम है। ध्यान रखना, कई बार जवाब सवाल में क्या होता है, ए का टाइम पूछ लेते हैं, पर क्योंकि व्यक्ति को जैसे ही आंसर मिलता है 12 वो देख लेता है, 12 मार्क कर देता है। तो किसका टाइम पूछा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पे बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, ए की वैल्यू पूछता तो हम 6 पे अपना उत्तर मार्क करते। चलिए एक बार हम कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन बी। मतलब हमने इस सवाल को सही सॉल्व किया है। समझने के लिए कॉन्सेप्ट वाइज एक ही कॉन्सेप्ट था, ये वर्क वाला कॉन्सेप्ट, वर्क टाइम कॉन्सेप्ट, जहां पे आपका सबसे मेन लिंक होता है ये 1 डे वर्क निकालिए और पूरे नंबर पा जाइए। भाई 1 डे वर्क क्या होता है, इन सबको एक लेवल पे लाने का तरीका। भाई x डेज, x माइनस 6, 4 डेज, तो कब काम शुरू किया कब खत्म किया कुछ अंदाजा ही नहीं है, इसलिए 1 डे वर्क इन सबको एक लेवल पे ले आता है और उसी का यूज करके हम इन सारे सवालों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा यहाँ पे कि यदि 10 की पावर 2017 है, उसमें से आप 2017 को यदि माइनस कर रहे हैं और आप उसको एज ए इंटीजर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उनके सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा। सर इतना बड़ा नंबर, जैसे अगर आप 10 की पावर 1 भी अगर आप देखें, एकदम छोटा प्यारा सा नंबर है, 10 की पावर 1 कितना होता है सर, 10 होता है। 10 की पावर 2 कितना, 100। 10 की पावर 3 कितना सर, 300,000, सॉरी 3 जीरोस के साथ। 10 की पावर 4 कितना सर, 10,000, जिसमें 4 जीरोस आते हैं। 10 की पावर 5 कितना सर, 1 लाख, जिसमें 5 जीरोस आते हैं। यहां पे ध्यान देना जो मैंने बोला, 10 की पावर 1 में 1 जीरो, 10 की पावर 2 में 2 जीरो, 10 की पावर 3 में 3 जीरो, 10 की पावर 4 में 4 जीरो, 10 की पावर 5 में 5 जीरो। इसी हिसाब से जब आप 10 की पावर 2017 निकालेंगे तो क्या आप बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कैसा दिखेगा वो नंबर। सर ऐसा ही कुछ दिखेगा, और जिसमें कितने जीरोस होंगे, 2017 जीरोस होंगे। क्या आपको ये समझ में आया। यस सर। अब सोचने वाली बात, उसमें से माइनस क्या करना है, 2017 माइनस करना है। तो भाई लास्ट के 4 डिजिट्स में ही माइनस होगा, अगर माइनस होगा भी तो भाई सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना है तो आगे बीच में थोड़ी करोगे, सब्ट्रैक्शन कहां होगा, लास्ट में होगा। और अगर आपको सब्ट्रैक्शन के रूल्स पता है तो बहुत सिंपल होगा, यहां पे क्या करोगे आप, कैरी करते जाओगे, तो 10 की जगह यहां हो जाएगा 9, ऐसे ही 9 9 9 एंड सो ऑन टिल लास्ट, यहां पे भी सब कैंसिल होके ये एक 10 बचेगा, फिर 9 9 9 और यहां पे सब्ट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। यस सर। अब इसमें से 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 1 गया 8, यहां पे 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, और यहां पे 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा सर, 7 बचेगा। ऐसे ही कुछ होगा। यस सर। क्या किया आपने, आपने बेसिकली यहां पे सब्ट्रैक्शन किया लास्ट की 4 डिजिट्स का, और उसके ज्यादा कुछ नहीं। 10 में से 7 गया 3 माइनस, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 2 गया 7। अब बची आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो देखो सम ऑफ डिजिट्स जो निकलेगा वो तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का निकलेगा, है कि नहीं। सारी वैल्यूज ऐड होंगी,
पर क्या हमें सारी वैल्यूज एक्चुअली ऐड करनी पड़ेंगी? यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि ये 7983 के पहले की जितनी वैल्यूज होंगी वो सेम ही होंगी। कौन सी? 9। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा सर? 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ऐसे सो ऑन हम करते जाएंगे टिल कहां तक? टिल ये लास्ट वाले 9 तक, है ना। उसके बाद आएंगे 7983। अच्छा, ये शुरू के जो 9 है ये कितने होंगे सर? कुल मिला के 2017 थी डिजिट्स, ठीक है। कितनी थी? 2017 थी। उसमें से कितनी में आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया? 4 में आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो भाई 2017 डिजिट्स से बिकॉज उतने ही जीरोस आते हैं, ठीक है। तो भाई जब आपने 4 में सब्ट्रैक्शन कर दिया तो बचेंगे कितने? 2013। तो यहां पे कितने 9 हो जाएंगे सर? 9 हो जाएंगे 2013। उनका सम कितना हो जाएगा सर? अब सम निकालने के लिए या तो 9 को 2013 बार ऐड कीजिए या 2013 में 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। 9 थे 27, 7 यहां 2 ऊपर, 9 1 जा 9 10 11, एक कैरी 9001 यहां पे आ जाएगा और 9 2 जा 18। तो 18,117 से ये 9 का सम होगा, जितने 9 थे उनका। उसमें अब हम क्या ऐड करेंगे सर? उसमें अब हमें 7983 इन सारी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो 7 9 8 और 3 इन सारी डिजिट्स को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, 7 और 7 हो जाएगा 14, 14 ये हो गया। यस सर। 14 और 9 कितना हो जाएगा सर? 14 और 9 होगा 23, 23 और 8 कितना हो जाएगा सर? 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा सर? 34। तो 4 यहां पे, 3 यहां पे, 3 और 1 4, और यहां पे 1 और ये हो जाएगा 18144। कितना? 18144, जो कि ऑप्शन ए में मुझे साफ साफ दिख रहा है। यहां पे अब जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल पढ़ते ही थोड़ा सा डर लगेगा कि एक तो इतना बड़ा नंबर, उसमें से ये माइनस करना है, उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। पर जब आप इसको सॉल्व करना प्रयास सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो आपका यहां पे ट्रिक आता है वो यहां आता है जब आप सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं उसके बाद, कि भाई ये 9 कितने हैं, 9 की संख्या कितनी है सर? कुल मिला के 2017 शून्य थे, उसमें से 4 आपने यूज कर लिए। देखा था मैंने आपको, याद दिलाया था 10 की पावर 1 में 1 जीरो, 10 की पावर 2 में 2 जीरोस, ऐसे 10 की पावर 2017 में कितने जीरोस? 2017। आपने ये 1 को हटा के यहां पे 9 लिख दिया, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने जीरोस थे उतने ही 9 आ जाएंगे, है कि नहीं? जैसे 10 की पावर 1 में से अगर आप 1 माइनस करोगे, एक 9 आएगा। जीरोस कितने थे? 1 थे। 10 की पावर 2 में से कुछ माइनस करोगे तो 2 9 आ जाएंगे, बिकॉज 2 जीरोस थे। ठीक वैसे यहां पे कितने जीरोस? 2 0 1 3 जीरोस, बिकॉज लास्ट के 4 में तो माइनस हो गया। फिर उन चारों को हमने ऐड किया, फिर 9 और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2013 बार, तो उतनी बार मल्टीप्लाई करके फिर बाकी डिजिट्स को ऐड करके अपना फाइनल आंसर हमने मार्क किया 18144। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। परंतु जैसा कि हमारा रीति रिवाज रहा है, हम क्या करेंगे? कंप्यूटर जी से जवाब वेरीफाई करवाएंगे। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए। तो भाई बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आगे बढ़ने के लिए हमेशा जरूरी होता है, जैसा कि यहां पे है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, काफी अच्छा सवाल है ये, और ये पूछा गया आपके उत्तराखंड राज्य में, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं भी पूछा जा सकता है। काफी आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने वाला सवाल है कि 4 की पावर है 1 प्लस एक्स। ठीक है, 4 की पावर है कितनी सर? 4 की पावर है 1 प्लस एक्स। तो चलिए यहां पे हम इस सवाल को अगर शुरू करें, 4 की पावर है 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर है 1 माइनस एक्स, और यह है 10 के बराबर। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अब यहां पे ध्यान दें, 4 की जो ये पावर है उनका एडिशन है, तो हमारे पास जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, एडिशन ऑफ पावर्स वाले में कोई रूल नहीं है। मतलब जहां पे एक्सपोनेंट और पावर को आप ऐड कर रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास। तो हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, हमें इसके लिखने के पहले जो हम तरीका सीख रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि कब आप दो पावर्स को ऐड करते हैं। सर एक नियम है जो कहता है व्हेन बेस इज सेम पावर वुड बी एडेड। जब बेस सेम होगा तब पावर ऐड की जाती है। तो 4 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू एक्स प्लस
यहां पे होगा 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर x। जब पावर ऐड हुई तो मल्टीप्लीकेशन था, पावर सब्ट्रैक्ट हुई तो डिवीजन होता है, ये आपको पता है। वैसे अक्सर जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कक्षा 8वीं में तो आप उल्टा करते हैं, ये वाला पार्ट दिया होता है यहां तक पहुंचते हैं, पर आप जब 10वीं में आ गए तो आपको रूल्स को उल्टा यूज करना भी आना चाहिए। तो जब एडिशन था तो आपने उसको मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख दिया, और जहां पे सब्ट्रैक्शन था आपने उसको डिवीजन के रूप में लिख दिया, और ये हो गया 10 के बराबर। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, 4 की पावर 1 दोनों के पास है, तो मैं दोनों से 4 पावर 1 कॉमन ले रहा हूं, जिसको इन जनरल हम 4 भी लिखते हैं। क्या बचेगा आपके पास? सर 4 पावर x बचेगा प्लस 1/4 पावर x बचेगा। क्या कोई शंका मन में, कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं सर, बहुत ही आसान, और यहां पे हो जाएगा 10 के बराबर। चलिए अब अगर आप इस 4 को उस तरफ भेज रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 4 पावर x प्लस 1/4 पावर x इज इक्वल टू 10/4, जिसको हम कैंसिल करके कितना लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। अब यहां पे आपका विशेष ध्यान मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं दो चीजें करने वाला हूं। पहला, अब मुझे पता है 4 पावर x तो यहां पे मुझसे सॉल्व नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं 4 पावर x को मान रहा हूं चलिए a के बराबर, कि लेट 4 पावर x बी इक्वल टू a। अगर मुझे a की वैल्यू मिल गई तो मैं 4 पावर x की वैल्यू निकाल लूंगा। चलिए तो अब a प्लस 1/a हो जाएगा मेरी इक्वेशन। क्या हो गया? 4 पावर x की जगह आपने लिखा a, और यहां हो गया 1/a इज इक्वल टू 5/2। चलिए ये हो जाएगा a स्क्वायर, बिकॉज आप लेंगे यहां पे एलसीएम, और जब भी एलसीएम लेने के लिए कुछ भी कॉमन ना हो तो आप क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि फटाफट आपका एलसीएम आ जाए। तो a स्क्वायर प्लस 1/1 इंटू a, दैट इज a इक्वल्स टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5a हो जाएगा, है ना। अब 5a को इस तरफ लेके आएंगे तो आपकी इक्वेशन बन गई 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे दो वैल्यूज चाहिए जिन्हें ऐड करने पे माइनस 5a आए और मल्टीप्लाई करने पे 2 2 4a स्क्वायर आए। कैसे? सब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल जो कहता है कि बीच वाले को ब्रेक करना है, लेकिन जब आप बीच वाले को ब्रेक करेंगे तो आजू बाजू वालों को तकलीफ होगी, इसीलिए उनसे परमिशन ली जाएगी किस तरीके से? उनके मल्टीप्लीकेशन के रूप में। तो यहां पे आपने लिखा 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 और माइनस a को जब आप ऐड करेंगे तो माइनस 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, जैसा कि यहां पे हमारे को जरूरत है। तो पहले दोनों में से आपने लिया 2a कॉमन, अंदर बचेगा a माइनस 2। भाई 2a कॉमन लिया, a स्क्वायर था तो पूरा का 2 बाहर आ गया, और a स्क्वायर में से एक a बाहर आ गया, a के अंदर रह गया। 4a में से आप 2a कॉमन लेंगे तो a पूरा बाहर आ गया, 4 में से 2 बाहर निकाला तो केवल 2 बचेगा, ठीक है। माइनस यहां पे करेंगे आप 1 तो आपको जवाब मिलेगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपके फाइनल फैक्टर्स a माइनस 2 और 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अर्थात दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे, दो चीजों का गुणा करने पे शून्य आ रहा है, तो ऐसा दो ही केसेस में हो सकता है, या तो पहले वाला शून्य हो या दूसरा वाला शून्य हो। यदि पहले वाला शून्य है तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। यदि पहले वाला शून्य है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यदि दूसरा वाला पार्ट शून्य है तब a की वैल्यू अलग आएगी। तो दूसरा वाला है 2a माइनस 1, इसको करेंगे आप शून्य से इक्वेट तो 2a इक्वल टू 1, a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अच्छा, ये जो a की वैल्यू हमने निकाली है, ये हमने किस लिए निकाली थी? किसके रेफरेंस में बात हो रही थी? 4 पावर x के। तो a की दोनों वैल्यूज को उसके बराबर रखा जाएगा। तो भाई 4 पावर x इज इक्वल टू पहले आएगा 2। अब जो 4 होता है वो 2 का कुछ ना कुछ कनेक्शन में तो होता है, या तो 2 का स्क्वायर होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो यदि 4 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया, यहां पे देखो 2 की पावर 2x। अब ये कहां से आया? सर जो 4x था, 4 की पावर x इक्वल टू 2 था, आपने 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और वो जो ब्रैकेट के बाहर था x, वो ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 2।
जब बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाती है, तो कुल मिला के आपके पास बचा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो आपके x की एक वैल्यू आ गई 1/2, जो कि आप यहां पे लिख सकते हैं। अब x की दूसरी वैल्यू भी निकाली है। देखो a की वैल्यू आई थी 1/2, ये किसके बराबर है, ये भी 4x के बराबर, तो 4x इक्वल टू 1/2 हो गया। अब यदि इनको हमें सेम बेस पे लाना है तो 4 को लिखा आपने 2 की पावर 2 और बाहर वाले x से हो गए ये 2 की पावर 2x, और इधर लिखा आपने जो कि 1/2 है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने के लिए आपको नेगेटिव पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपने लिखा उसको 2 की पावर -1। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाए यहां पे सॉल्व करने के लिए, तो जब बेस सेम होता है पावर भी बराबर हो जाती है, x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, -1/2। तो एक वैल्यू आ गई 1/2, दूसरी वैल्यू आ गई -1/2, जो कि आपके ऑप्शन ए या बी में से कोई भी मार्क हो सकता है, बिकॉज दोनों में देखो वैल्यूज तो सेम ही आ रही है। तो एक बार हम कंप्यूटर जी से कंफर्म कर लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है। उनका जवाब है ऑप्शन ए, तो भाई 1/2 और -1/2 आपका जवाब हो सकता है। चलिए कैसे किया आपने पहले ए की यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, पहले आपने इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया, फिर 4x को आपने नया नाम दिया। तो जब भी ऐसा कोई सवाल है जहां पे आपको इस टाइप का कुछ ट्रिकी सा दिया हो, तो इस तरीके सवाल को अप्रोच करने पे आपको पक्का सक्सेस मिलेगी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू आई 1/2 और दूसरी वैल्यू आई -1/2। ठीक है, आपने यहां पे ऑप्शन ए को मार्क किया है, जो कि आपके आंसर से मैच कर रहा है। और इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान, जैसा कि हम हर बार करते हैं। चलिए आपका अगला पड़ाव है हमारे, तब क्योंकि हमारा सेशन एंड हो रहा है, पर लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई संबंधित है, आपके नॉलेज, आपके एजुकेशन से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर बेसिकली बहुत सारे वीडियोस है, मतलब आई कैन नॉट इवन काउंट, इतने सारे सेशंस हैं, और हर दिन नए लेक्चर्स, नए सेशंस, नए वीडियोस आते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अब होता यह है अक्सर कि हमें कई बार बच्चों के ईमेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं हमारे वीडियोस पे कि इस चैप्टर का हमें ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा, या फिर इस क्लास का ये सेशन नहीं मिल रहा है, या फिर इस क्लास की ये सब्जेक्ट नहीं मिल रही है। तो इस टाइप की सारी क्वेरीज को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, परंतु कई बार इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अब हमने क्या किया है, हमने हमारी वेबसाइट को आपके लिए लॉन्च कर दिया है, जहां पे आप हमारे अलग अलग कंटेंट को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना कोई चीज मिस किए। उदाहरण के तौर पे जैसे आप हमारे यूट्यूब, जैसे आप जानेंगे गूगल पे मैग्नेट बेंच, आपको इस तरीके से वेबसाइट मिल जाएगी। यहां पे आप जैसे ही देखते हैं फ्रंट पेज पे आपको दिखता है आपको क्या पढ़ना है। सीबीएसई आपको बोर्ड की तैयारी करनी है, आप सीबीएसई पे जाइए। आपको एनटीएससी की तैयारी करनी है, आप एनटीएससी के टैब पे क्लिक करेंगे तो एनटीएससी के अंदर सारे सब्जेक्ट्स, सारे टीचर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी में गणित पढ़ना चाह रहे हैं, तो यहां पे वॉच नाउ का टैब है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है। हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, उस लेक्चर्स में क्या टॉपिक कवर किए गए हैं, उन लेक्चर्स की क्या ड्यूरेशन है, आपको सारी जानकारी एक ही जगह पे मिल जाती है। बस यहां पहुंच के आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पहुंच के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से हमारे सेशंस खुल जाते हैं, जो कि हूबहू यूट्यूब जैसे ही होते हैं। सेम टीचर्स टीचिंग, सेम कॉन्सेप्ट्स एंड सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ओनली डिफरेंसेस, एक ही फर्क आता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, या फिर जो ब्रेक्स आते हैं, या फिर जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, सजेशंस आते हैं, वो सारे यहाँ पे नहीं आएंगे। आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पे रहेगा, आप आसानी से कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाएंगे, जो कि हमेशा हम आपके लिए चाहते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ सेशन। तो यहाँ पे हमने हमारा जो एनटीएससी की तैयारी चल रही है सैट पार्ट की स्टेज 1 की, उसमें हम फोकस कर रहे थे एलजेब्रा वाले पार्ट पे, जहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो पर्टिकुलरली पिछले ईयर्स में आ चुके हैं। अगले सेशन में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जहां पे हम और ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क करना है, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड यस, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर भी करना है, बिकॉज ज्ञान अगर आप बांटेंगे नहीं तो आपका भी नहीं बढ़ेगा। विद्यादान महादान होता है, ये आपने पढ़ा होगा आपकी किताबों में, तो प्लीज उसे फॉलो करें और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।